अस्सलामुअलैकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और कोरोना की वबा से ख़ुद को महफूज रखे हुए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ रिवायत है कि हम चाय ख़ाने में किसी ऐसे मेहमान को मदऊ करते हैं जिसका ताल्लुक़ फ़नून लतीफ़ा से होता है। और अगर आप मुझसे पूछें तो फ़नून लतीफ़ा की एक ऐसी शाख जिसमें मेरी बेइंतहा दिलचस्पी है, लेकिन मुझे उसकी अलीफ बे भी नहीं आती, मैं अगर आपको बिल्कुल डायरेक्ट बात करूं। मगर जब भी मैं उस शाख से जुड़े हुए लोगों से बात करता हूं तो हकीकी मानों में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो आज का शो मेरे सीखने का शो है, आपके भी सीखने का शो है, क्योंकि जो मेहमान शख्सियत आज हमारे यहाँ मौजूद हैं उनके पास ना सिर्फ काम बल्कि फ़िक्र और उसके साथ वो जहतें हैं जो बहुत कम फ़नकारों में, बहुत कम आर्टिस्टों में होती हैं। वो कौन हैं, क्या करते रहे हैं, आज तक क्या काम किया है, ये सब समझने के लिए हमें एक छोटा सा पैकेज देखना होगा उनकी ज़िंदगी और उनके काम के बारे में। तो आइए ये पैकेज देखते हैं। मुझे वसी हैदर कहते हैं और मैं ये मुसव्वरी जो है ये मेरा शौक़ रहा है। 76 में जब कायद आज़म का 7 साल जश्न मनाया गया तो मैंने एक किताब कायद आज़म के 72 साल के हवाले से एक टाइटल बनाया जो उस किताब पे गया। पिक्चर से भी ताल्लुक़ रहा, लेकिन बात ये हुई कि मैंने अब तमाम चीज़ों को उस वक्त तर्क करके और सिर्फ मुसव्वरी की तरफ ध्यान दिया। और 1989 में मेरा पहला सोलो शो हुआ। सब्जेक्ट्स में शुरू से लेकर अब तक कैलीग्राफी भी रही, फिर टाइम एंड स्पेस, ज़मान व मकान के हवाले से मैं पेंटिंग्स बनाता रहा। कुछ चेहरों के एक्सप्रेशंस, मूड्स, इस तरह की चीज़ें भी मैंने पेंट करी। मैंने बहुत सारे काम कर लिए, बहुत सारा सब मौज़ूआत के ऊपर करा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों का डिस्कस करना चाहूँगा, जो उसके बारे में बताना चाहूँगा। वो ये है कि मैंने एक नावल जागे हैं ख्वाब में, उसका डस्ट कवर 1001 छपी, 1001 डस्ट कवर बनाए और तमाम ओरिजिनल डस्ट कवर थे। मुसव्वरी के हवाले से हमारे पाकिस्तान की जो तारीख़ है ये बेइंतहा ज़रख़ेज़ है। इसमें सातक़ैन भी आए तो अहमद परवेज़ भी मौजूद है, उधर शाकिर अली मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान चुग़ताई, जमील नक्श, और इस तरह के अगर नाम गिनाना शुरू करें तो अच्छा खासा वो नाम गिनाए जा सकते हैं। मुसव्वरी एक पुरमसरत माशरे का में जन्म ले सकती है या वहाँ पर परवान चढ़ सकती है, अदरवाइज़ जो है वो मुमकिन नहीं। जी हाँ, तो हमारे चाय ख़ाना में कौन मौजूद हैं आप तो पहचान ही गए होंगे, तो हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसी हैदर, कैसे हैं आप? भाई बेहद खुशी हो रही है आपको देखकर। मुझे भी आपके प्रोग्राम में आने की बहुत खुशी हुई, बेइंतहा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, ये हमारे लिए इंतहाई एहतराम, खुशी और उसके साथ इफ्तिखार की बात है कि जो काम आप कर रहे हैं और जिस कदर आपने मुख्तलिफ़ जहतों में मुसव्वरी में काम किया है, मैं समझता हूँ ये अपनी मिसाल आप है। लेकिन आप चूँकि थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है, शाये या अपने आप में मगन रहने वाले शख्स हैं। दरअसल ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि मैं, हो सकता है ऐसा वो है कि मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करता। हाँ। फिर अब कुछ पिछले 20-22 साल से कुछ ऐसा भी वक्त शुरू हो गया है कि मैं ज़रा सा लोगों से कम मिलना होता है, तो उसकी वजह से चर्चे वगैरह नहीं होते शायद। हाँ, तो नहीं, आपके काम का चर्चा तो बराबर हो रहा है। हम मेरी तो अब अपने आप से अपनी कोई बात करना या तो वो मेरे ख्याल से अच्छा। फिर ये भी होता है कि जो मेरा सब्जेक्ट है मुसव्वरी, उस मुसव्वरी से हट के लोग बात कर रहे होते हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजर रहा होता है वो। तो मैं चाहता हूँ कि और सब जो भी दुनिया के मसाइल हैं उन पर भी बात हो, लेकिन मुख्तसर हो,
मैं अपने उसमें रहूं तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, नहीं, हम तो आपसे आप ही के मौज़ूआत पे बात करेंगे। तो हमारे नाज़रीन ये ज़रूर जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहता हूँ कि हमें फ़िल्म के शोबे में और अदब के शोबे में, शायरी में और इस तरह की शोबिज़ वग़ैरह में तो पता चलता रहता है कि नए रुझानात क्या हैं, मगर मुसव्वरी में हमारे पास ज़रा मौक़े कम होते हैं कि हम ये जान सकें। तो हमें ज़रूर बताइए कि अब नई सदी शुरू होने पर ये जो 20 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या इसमें बदलाव आया दुनिया में, पाकिस्तान में? अच्छा, मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैंने जो भी स्टडी की, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है जी कि देखें, तब्दीली तो हर शोबे में आ रही होती है। तो वो रुझानात जो है ना, जो आप कह रहे हैं, तो वो रुझानात में भी किसी न किसी तरीके से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती रहती हैं डिफरेंट। तो वो वक्त के साथ साथ होती हैं। हमारे इस मुसव्वरी की फील्ड के अंदर आज से 300-400 साल पहले अगर देखा जाए तो वहाँ से होता होता यहाँ तक पहुँचा है, तो वो सारा ज़माना एक जैसा नहीं रहा है। नहीं रहा। ये ज़रूर है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें कि वो उनके ऊपर बेइंतहा मुसव्वरों ने काम करा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें तब्दीली रूनुमा नहीं। तो तब्दीली भी होती रही। तो ये तो आप जिस वक्त के साथ साथ जिस ज़माने में ढलते चले जाते हैं, मतलब मैं अगर अपने बारे में कहूँ, जो मैं इस एज में बैठ के, तो आप देखें मैंने 60s का भी दौर बचपन गुजार दिया, 70s का दौर। आप देखें तमाम ये दहाइयाँ जितनी भी हैं ना, वो दहाइयाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आती हैं मुझे। आप पूरा सिनेरियो दुनिया का आप देख लीजिए, वो हर दहाई पे चेंज होता चला जा रहा है ना। अब हम जिस दहाई में दाखिल होने वाले हैं, अगली दहाई, हम कोरोना के साथ में जाएंगे। सही बात। तो लाज़मी बात है, हमारी फीलिंग्स, हमारी हर बात जो है वो उसमें फ़र्क आता रहता है। चीज़ों एक्सप्रेशंस मुख्तलिफ होते जाते हैं। उसकी वजह से जो है वो तमाम शोबों पे कुछ चीज़ें असरअंदाज होती हैं और फिर लाज़मी बात है कोई नई चीज़ें नज़र आती हैं। सही बात जी। तो अब अगर मैं 60s के दौर में बैठ के, मतलब इस वक्त में बैठ के और 60s के दौर का काम करना चाहूँ, तो मेरे ख्याल से शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा या लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आर्ट तो आर्ट है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम जिस पीरियड में रह रहे होते हैं ना, उस पीरियड के साथ में भी कुछ चलना पड़ता है थोड़ा बहुत। अभी जो इसमें मुसव्वरी में अब कंटेम्प्रेरी आर्ट कहलाने लगा है, वो एक बड़ा है, दिलचस्प है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद उसमें अपने जो मुसव्विर की अपनी शनाख्त है ना, वो कहीं गुम हो जाती है। अच्छा जी। लेकिन कंटेम्प्रेरी में पूरी दुनिया में बड़ा काम, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो कंटेम्प्रेरी आर्ट में क्या मौज़ूआत होते हैं? नहीं, वो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, उनके अपने मौज़ूआत हैं, उनका अपने तरीक़ेकार हैं पेंट करने के। वो एक किसी किस्म का आप उसको कह सकते हैं कि कुछ उसमें पेंटिंग में टेक्निकल चीज़ें भी ऐसी हो जाती हैं। लेकिन वो हम इतने ज़्यादा एडवांस हो के अगर सोचेंगे ना, तो हम अवामी सतह के ऊपर फिर चीज़ों को फ़रोग़ नहीं दे सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुसव्वरी जो है ना, वो आसान तरीन रहे। ऐसे कि हर शख्स देखे तो बस इंजॉय कर ले। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, यकीनी सी बात है उसके, लेकिन ये कि फिर भी बस इंजॉय। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं मुश्किल कोई किसी किस्म की फ़िलासफ़ी की उसके अंदर डाल दूँ, तो फिर वो एक मसला है कि उसके ऊपर फिर लोग ज़रा सा हट जाते हैं, यार समझ में तो आती नहीं है चीज़। ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिस तरह दीगर शोबों में एहसासात बड़ा महमेज़ करते हैं, तेज़ करते हैं आपके सोचने की हिस्स को, तो मुसव्वरी में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो मुसव्विर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है? मतलब शायरों के लिए कहा जाता है उन्हें इश्क हो जाए तो उनकी शायरी चमक पड़ती है, इश्क नाकाम हो जाए तो शायरी चमक जाती है, इश्क कामयाब हो जाए तो फिर शायरी नहीं चमकती। कुछ इस तरह की। देखें, वैसे ये कि मुसव्वरी में भी इसी किस्म की चीज़ें हैं, बस ये है कि हमारी यहाँ पाबंदियाँ कुछ कम हैं। अच्छा। उनके यहाँ बहुत ज़्यादा, हालांकि उनके पास में बयानियाँ है, उनके पास में वो चीज़ों को अपने शायरी में बयान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ढका छुपा मामला रहता है। हमारे यहाँ किसी हद तक आज़ादी है। मैं खुद भी मुसव्वरी में बहुत आज़ाद पेंटर कहलाता हूँ। बहुत आज़ाद पेंटर हैं आप, मैं जानता हूँ। तो ये है, तो ये आज़ादी कभी कभी परेशानी का बायस नहीं बनती? मेरे ख्याल से मैं क्योंकि किसी से कोई बात छुपाता नहीं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है फिर परेशान होने की। हाँ, कुछ चीज़ों को अगर मैं खुफिया रख के काम करना चाहूँ तो ऐसी सूरत में मेरे लिए मुश्किल है। मैं एक खुला ठुला आदमी हूँ। सही है। नहीं, और आपने हमेशा फिर थीम्स पे काम किया। और फिर थीम्स पे काम करा। अच्छा, जब थीम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर तो वो तो लाजिम बात है, एक रिसर्च
किसी तरीके से कोई चीज़ आ जाती है रिसर्च वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगर जैसे मैंने कि एक बड़ा माजरत के साथ में जैसे कि कामसूत्रा के ऊपर काम करा था, तो कोई वो नहीं है मुझे उसमें किसी किस्म का वो अच्छा, देखने वालों ने भी बहुत इंजॉय करा और बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा यार ये आर्ट के नमूने हैं बाकायदा। तो ऐसे ही असल में आपने उसको जमालियात की तहत किया ना। मैं देखें, अब ये जमालियात का जो लफ्ज़ है ना, असल में मुसव्वरी की तो बुनियादी जमालियात के ऊपर है। अगर वो वो जमालियात नहीं है तो मुसव्वरी कहाँ से हो गई? तो जमालियात तो बहुत अच्छा। और उस जमालियात को अपने कायम रखने के लिए जो है मैं बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ करता हूँ। ठीक, मतलब जैसे कि कोई ऐसी वीडियोस अक्सर व बेशतर व्हाट्सएप वगैरह के सिलसिले जो हैं कि जिसमें कुछ हौलनाक मनाजिर हों, या कहता नहीं देखना, आगे बढ़ाओ, नहीं डिलीट करें। बिल्कुल, इसलिए कि मेरा जो एक पूरा जमालियाती निज़ाम है ना, वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। वो डिस्टर्ब, मुझे उसका ख्याल आएगा बार बार, तो कोशिश करता हूँ मैं दूर हो जाऊँ। यानी बसरी आलूदगी से बचाना होता है। बहुत, देखें उम्दा लफ्ज़ है ना, बसरी आलूदगी जी। तो वो अगर आपकी नज़र साफ शफाफ है, आपका तसव्वुर साफ शफाफ है, तो आपकी जमालियात जी, खुसूसन जो दहशतगर्दी वगैरह के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती होती हैं। असल में आप नाजुक तबा मुसव्विर हैं ना, वरना ऐसे मुसव्विर भी हैं जिनका मौजू ही जंगो जदल है, वो फिर और तरह के मिजाज अच्छा, के अगर वो है तो वो फिर मैं वही बात में जाती है कि फिर उसमें जमालियात तो ख़त्म हो जाती है। मतलब जमालियाती अंसर उसमें कहाँ से आएगा? जंगो जदल अगर है, हाँ, अगर हिस्ट्री को पेंट कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान को जो है वो वहाँ पर लड़ते हुए दिखाया जा रहा है, तो एक अलग चीज़ है कि वो एक हिस्ट्री को भी पेंट करा जा रहा है, एक बड़े जो है कोई लीडर को सराहने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर, तहरीक पाकिस्तान के ऊपर अच्छी खासी पेंटिंग बहुत अच्छा काम हुआ। उस हद तक जो है ना कोई वो नहीं है। और बाकी ये भी होता है कि जब आपके हाथ में कलर और बुरश हो रहा होता है तो आपका जमालियाती सिस्टम पूरा चल रहा होता है चाहे वो आप कुछ भी पेंट करें। हाँ, ये बात तो है, सही बात है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ लाहौर में NCA है और कराची में इंडस वैली, कराची स्कूल ऑफ आर्ट और दीगर जो इदारे हैं, तो जिस तरह हमें लगता है कि तालीमी बुनियादों पर या तालीमी सतह पर कुछ थोड़ा सा ज़वाल आया है, कुछ संजीदगी में कमी आई है, मयार में कमी आई है, क्या मुसव्वरी के शोबे में भी तदरीस में कमी आई है या बेहतरी हुई है? नहीं, देखें, मुसव्वरी का शोबे में तो बेहतरी मैं कहूँगा आई है, तदरीसी शोबे में, और वैसे भी उसको फ़रोग भी काफ़ी मिला है। अब पहले मुसव्विर को लोग समझते थे कि शायद ये बेरोज़गार आदमी फिर रहा है कोई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग मुसव्विर को ये समझते हैं कि एक क्लास है, कोई क्लास है, ये भी कुछ कमा लेता है कुछ ना कुछ। तो ये वाली चीज़ें तो हैं सही। और दूसरे वो जो आप कह रहे हैं कि जो ये कॉलेज में NCA में या इधर, तो मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही पेशेंस का काम है, सब्र आज़मा। इसमें जल्दबाजी से आप कोई चीज़ें हासिल करना चाहें वो नहीं मिलती। मुझे 45 ईयर्स हो गए क्या बात पेंट करते हुए। अब जाके जो है ना वो मुझे चाय खाना के ऊपर जो है खुर्रम सोहेल ने बुलाया है। अरे नहीं, आप बड़ा काम कर रहे हैं। तो इंतज़ार करना पड़ता है। सही बात है। मतलब इंतज़ार क्या करना पड़ता है, आपको खुद ब खुद होता है। आपका जुनून सच्चा होना चाहिए। आप जुनून के साथ में अपने काम को लगन के साथ में करते रहिए, आपको हासिल होंगी चीज़ें। क्या बात है। तो आपको इसी बात पे हम हमारे चाय खाने में आए हैं, आपको अच्छी सी चाय पिलवाते हैं ताज़ा, और इसी दौरान एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे नाजरीन और हम सब मिलकर चाय पिएंगे। जी, बात हो रही है वसी हैदर साहब से, और क्या ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है। वसी भैया, आप गुफ्तगू भी अच्छी करते हैं यार, आप ये अंडर एस्टिमेट ना किया करें अपने। ज़बरदस्त यार, मैं तो अभी मैं सोच रहा था ये बात जी, यार काश मैं खुर्रम सोहेल जैसी बात करने लगूँ तो अच्छा हो जाए। नहीं, ये तो खैर आपकी कसरे नफसी है, लेकिन नो डाउट कि आप देखें, आपका जो काम है ना, वो जो गुफ्तगू करता है वैसी गुफ्तगू कोई नहीं कर सकता।
आपकी तस्वीर, आपकी पेंटिंग्स, आपके लगाए हुए शेड्स की जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू से आगे कोई गुफ्तगू नहीं जा सकती। अच्छा, ये बताइए कि ज़िंदगी का ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, बिल्कुल इब्तिदा से। देखिए, इसमें इब्तिदा से एक ये कि मेरा जो वालिद साहब थे वो भी एक राइटर थे, फिर वो बड़े भाई हैं, फिर इस तरह से घर में एक पढ़ने नाम भी लिखने का बताइए ताकि जी, हमारे सुनने वाले, देखने जो वाले समझें। वालिद साहब मेरे कारी अहमद साहब, वो जी। बहुत ही उनकी 28 के करीब किताबें मज़हब और तारीख़ और इस चीज़ों के ऊपर थीं। फिर बड़े भाई जो है वो ख्वाजा रज़ी हैदर, जी, बिल्कुल। आपको वाकिफ़ हैं उनसे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जब ऐसे लोग इतने सरपरस्त मौजूद हो ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो उनको देख के एक आइडियल बन रहा होता है ना कुछ चीज़ों का। लेकिन शोबा मेरा मुख्तलिफ हो गया मुसव्वरी का। उसकी वजह ये रही कि मुझे 9th क्लास में मैंने टेक्निकल ड्राइंग मैंने ली, अच्छा और उस टेक्निकल ड्राइंग में मैं फेल भी हो गया। अच्छा और फिर उसके बाद मैं अगले साल जब दिया तो उसमें जो है मेरे नंबर भी बहुत ज़्यादा आ गए। फिर अच्छा। जी, फिर मैं कहीं जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर था उसमें 18 मंथ का एक कोई कोर्स वगैरह करा सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप के हवाले से। तो फिर वो आर्किटेक्चर और इन चीज़ों से भी मेरी वाक़फ़ियत हो गई, मेरी ड्राइंग भी और मजबूत होना शुरू हो गई। तो उसमें बैठे बैठे कुछ स्केचेस भी कर लिए, ये कर लिए, इस तरह की चीज़। यानी आपने तो अपनी उस नाकामी को सीरियस ले लिया। जी, तो वो बस मैंने सीरियस नहीं, बस वो था कुछ बाकी नहीं। मुझे असल में दिलचस्पी नहीं थी, मैं सिविक्स नहीं पढ़ सकता था। अच्छा। मैं फिज़िक्स नहीं पढ़ सकता था, मेरे लिए बहुत मुश्किल मसले हैं यार, ये क्या मतलब। सही। तो आज भी जब ये कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने, मैं कहता हूँ यार कितना मुश्किल हो गया यार ये। यानी आप पैदाइशी आर्टिस्ट थे, तभी तो बाकी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो अखबारात में उस ज़माने में बड़े बड़े एडिशन जो आते थे ना, तो फ्रंट के ऊपर जो है ना मुसव्विरों के टाइटल लग जाते थे। आज़र ज़ूबी के लग रहे हैं तो सात का इनके लग गए, फिर अब्दुर्रहमान चुगताई के आ गए, अहमद परवेज़ के, इस तरह के एडिशन में कि कोई भी दिन आया और उसके ऊपर जो है वो लग गया, या संडे के दिन लाजमी कलर पेज होता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं उनको संभाल संभाल कर रखता रहता था, उन जैसी चीज़ों को देखता था क्या होगा, वो चीज़ें अपनी तरफ खींचती थी। जी। तो बस वहीं से फिर एक वो शौक़ शुरू हो गया। और ये होते होते शौक़ इस तरह का हुआ कि मेरी 1989 में पहला सोलो शो हो गया। ठीक है। मतलब 1979 में मेरा पहला मेरे ऊपर किसी ने लिख भी दिया। अच्छा। एक पेन एंडिंग में लोगों के पोर्ट्रेट बना रहा था मैं। अच्छा। तो फिर लेकिन फिर वो चलता रहा सिलसिला, और मैं फिर यहाँ पर 89 में जो है वो सोलो एग्जीबिशन की। तो पहली सोलो एग्जीबिशन मैंने अस्माए रब्बानी से की थी। हाँ। तो पेंट तो मैं बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन मैंने कहा अस्माए रब्बानी करते हैं, पूरा अस्माए रब्बानी वो करे। फिर उसकी बरकत से जो है वो फिर बस स्टार्ट चला। तो अब तक मेरी 23 सोलो एग्जीबिशन हो चुकी हैं, और तकरीबन 250 के करीब जो है वो ग्रुप एग्जीबिशन में मेरी शिरकत है। और मैं अगर उस तरह से देख रहा होता हूँ चीज़ों को, पिछले दिनों मुझे किसी ने कहा कि यार वो आपका किसी जगह पे हमें CV सबमिट का, हम लोगों का CV कैसे हो सकता है, मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि ये मैं क्या CV बनाऊँ। तो उसके अंदर सही बात है। तो मैंने अपनी कुछ चीज़ें जो है ना उनको कंसाइज करके मैंने भेज दी, तो वो 42 पेजेस पे थे। ओह। तो मसला ये है कि ये हमारी तो बस वो काम ही CV है, और क्या। बस काम ही CV है। CV क्या चीज़ें संभाल के रखना भी बड़ा एक मुश्किल तरीन काम है इस तरह के। तो मैं बता रहा था कि आपको, मैं उसमें फिर मैं देख रहा था कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं ना, उन सब में मेरी पेंटिंग्स जाके वहाँ पर एग्जीबिशन हो चुकी है। वहाँ पर कोई एक ग्रुप एग्जीबिशन में शिरकत हो चुकी है। क्या बात। मतलब अमेरिका है तो उसके 8-10 शहरों में बड़े बड़े, वाशिंगटन तो न्यूयॉर्क है, वो इधर उधर ये हो चुका है सब तरफ। तो मुझे खुद भी हैरत होती है वाकई, लेकिन ये कि फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ रह गया, अभी कुछ करना है। तो देखें क्या आगे, खुद ब खुद ही चलता रहता है। वाह वाह। तो जब आपका कैरियर स्टेब्लिश हो रहा था, फिर कैसे शादी हुई, फिर आगे बच्चे, फिर फैमिली वाली ज़िंदगी? मेरी बस वो शादी भी हुई, और जो दिलचस्प रही बात वो ये कि वाइफ जो थी उनका आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। इस हवाले से मेरे उन्होंने खुद नहीं पेंट करा, लेकिन उनके मेरी चीज़ों को देखभाल करना किसी हद तक ये वो। फिर मेरी मतलब आज भी जो है कोई पेंटिंग स्टूडियो से बाहर नहीं जाती है जब तक कि वो देख ना लें। वाह। कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़, आप तो आर्टिस्ट आदमी हो, कोई चीज़ भूल भाल गए इसके अंदर, कम से कम देख तो दो, साइन भी कर दिए थे या नहीं कर रहे थे, या कोई चीज़ तो नहीं रह गई ऐसी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है समीना। वाह जी, ज़बरदस्त। तो फिर बच्चे जो हैं वो, मेरा एक बेटा है वो हमज़ा
और बेटी उमैमा। तो ये लोग, बेटा भी राइटर बन गया है, अच्छा को लिखता है। मुझे खुद भी उसका जो इंशाइए और अफसाने टाइप के हैं वो अच्छे लगते हैं पढ़ने। और बेटी जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर है। अच्छा जी। तो एक घर का माहौल भी अभी तक वैसे ही चला हुआ है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे ही चल रहा है। फनकाराना चल रहा है। चाय लीजिए, चाय आ गई आपकी। अच्छा, ये वाह। अच्छा है यही कि आप किसी भी शोबे में काम करें, किसी भी शोबे में काम करें, आपके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है ना, वो उसके से मुताबिकत रखना चाहिए। चाहे वो, अगर वो नहीं है, बहुत अच्छी बात, तो इसका मतलब है कि आप डिस्टर्ब रहेंगे कहीं ना कहीं। वाह। अच्छा, ये आज आपकी बात सुन के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये मेरा एक मसला है। मेरी बेटियां 6 और 7 साल की हैं, तो शुरू में उनको बड़ी मुश्किल होती थी, अब्बा क्या शोर मचाते हैं। जब लिखने बैठते हैं तो कहते हैं कमरा ठीक होना चाहिए मेरा, साफ़ सुथरा, चीज़ें अपनी जगह पे हो, मतलब आसपास चीज़ें सारी बस उस माहौल के मुताबिक ही हो। अगर वो हो तो आप, वरना मुश्किल होगी, मुश्किल हो जाएगी। ये बहुत सही बात है। और तो ये जो उम्मन मुसव्विरों के स्टूडियो बने हुए होते हैं, वो स्टूडियो इसी वजह से बने हुए होते हैं। मतलब ये कहीं किसी वक्त पे कहीं उनके वो उसमें किसी गोशे में ऐसी बात रही होगी कि ये कमरा है हमारा स्टूडियो हो गया। बिल्कुल ठीक, ताकि वो वहाँ पर बैठ के वो अपने पेंट कर सकें, अपने काम कर सकें, अपना सोच विचार करें, फारिग बैठे हैं, तख़य्युल के उस चीज़ में से गुजर सकें। तो राइटर्स के यहाँ भी मेरे ख्याल से ऐसे ही है। मैं अपने वालिद साहब को देखता था, बिल्कुल एक मखसूस जगह थी, उसके ऊपर वो बैठते थे, अपने टाइमिंग से अपने बैठ के काम करते थे। बिल्कुल ऐसे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर डिस्टर्ब रहे आप पर्चों के ऊपर चीज़ें लिख के और एक तरफ करते रहें, जेब में डाल लें, ये कर लें, ये बस तो कुछ भी मेरा ख्याल है सिर्फ ये तखसीस शोरा को हासिल है। अगर शायर दोस्त नाराज ना हो, वो ये लिबर्टी ले सकते हैं। नसर का आदमी तो ये लिबर्टी, नसर का आदमी कभी भी नहीं ले सकता। और हम तो नसर के, मैंने कुछ नसर के आदमी भी ऐसे देखे कि बैठे बैठे कोई 2 लाइनें जहन में ऐसी आ गई हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो, तो वो उन्होंने लिख के जेब में रख लिया कि यार ये इसको एडिट कर देंगे। अच्छा। ऐसा भी मैं देख चुका हूँ, मेरा भी उन लोगों से। लेकिन ये कि वाकई एक मुझे मेरी शायरों और अदीबों से अच्छी खासी दोस्ती हो। तो आप बहुत पे बैठक रहती हैं, सैकड़ों लोगों के आपने किताबों के टाइटल्स बनाए हैं, ये इस बात की अलामत है। कोई 150-200 किताबों के टाइटल बना चुका हूँ। बिल्कुल। और एक और जो किताब जिसके 1000 टाइटल आपने बनाए, अच्छा, वो अख्तर सलीमी साहब के जागे हैं ख्वाब में, हाँ, नॉवेल है। ये क्या माजरा था। लेकिन इस पर मैं चाहता हूँ, इससे पहले ज़रा मुझे ये बताइए कि जिन थीम्स पर आपने काम किया और 45 साल में आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत, ज़रा उसका तारुफ। मेरे जो मौज़ूआत है असल में ये भी मैं बताऊँ आपको कि वो रुझान तो कुछ थोड़ा सा पहले से ही एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा था ना। तो ऐसे ही एक दफ़ा कुछ जो मैंने शुरू में जो है वो वक़ाफ़ को बहुत पेंट करा। अच्छा। शुरू का पीरियड में कैलीग्राफी के साथ में कुछ वक़ाफ़ का वो रखा, बहुत ज़्यादा का वक़ाफ़ पेंट करता रहा। वो कहाँ से जहन में आया मुझे नहीं अंदाज़ा। लेकिन फिर जो मेरा पहला सब्जेक्ट था टाइम एंड स्पेस, वो भी ऑटोमेटिकली डेवलप हुआ। वो बड़ा ही दिलचस्प था वो भी, कि मैंने 3 पेंटिंगें एक दिन शाम में बनाई। वाह। और बड़े भाई को दिखाई, तो उसमें से 2 पेंटिंगों में गोल दायरा बना हुआ था। अच्छा। सॉरी। तो उन्होंने कहा ये तीसरे में क्यों नहीं डाला, तीसरे में भी डाल देते हैं। मैंने वो डाला, फिर मैंने सोचता रहा, मैंने कहा यार इसका क्या रिलेशन बन रहा है, टाइम एंड स्पेस से क्या होता है। तो फिर मैंने थोड़ी सी उसके ऊपर स्टडी कर ली ज़मान और मकान के हवाले से, तो पता चला कि वो मूवमेंट्स मेरी बनते बनते आज तक वो मेरा सब्जेक्ट मेरे साथ चल रहा है। क्या बात है। और उसमें ही फिर मैंने कुछ फेसेस डाल दिए फिर किसी एक वक्त के ऊपर, 2-4 साल के बाद में कुछ, तो वो फेस जो है वो टाइम एंड स्पेस का हिस्सा बन गए। फिर मैंने फेस को अलग पेंट करना शुरू कर दिया, तो उसमें पता चला कि उसमें मैं जो हर फेस जो था उसके डिफरेंट मूड्स और शेड्स और वो इस तरह की चीज़ें आने लगी। क्या बात है। तो फिर मतलब इस तरह से फिर आपने वो मास्टर्स की एक सीरीज़, फिर मैंने एक मास्टर्स की सीरीज़ असल में मैंने एक वक्त के ऊपर ऐसा हुआ कि मैंने कोलाज में काम शुरू करा कि अंग्रेज़ी मैगज़ीन ख़रीदता था और उसको फाड़ फाड़ के चिपका के लोगों के पोर्ट्रेट बना रहा था। तो मैंने सोचा कि यार वो हमारे जो मुसव्विरी में इतने बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, तो उनके पोर्ट्रेट मैं बनाना शुरू करूँ। तो मैंने 3 पोर्ट्रेट बनाए, चुगताई साहब का था, सादक़ैन साहब का था और शाकिर अली का।
लेकिन वो क्योंकि काफ़ी लेंदी काम है, आप पीसीज चिपकाते चले जाएं तो वो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। एक एक हफ्ता आप बगैर पंखा चलाए काम करें क्योंकि उड़ते हैं वो पीसीज सब कुछ इस तरह का। लेकिन मैं करता रहा, आज अब नहीं कर रहा, पिछले 8-10 साल से। तो वो बहरहाल वो जो 3 पोर्ट्रेट बनाए ना, तो फिर मेरे जहन में वो आया कि यार ये स्लो है, मुझे और कोई इस तरह से मुसव्विरों के हवाले से। तो मैंने फिर एक सीरीज़ बनाई जिसको लीजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी आर्ट, उसमें 25 पेंटर्स को लिया, उनके पोर्ट्रेट थे और उनका आर्ट था, उनकी पेंटिंग थी उसके अंदर, जो उनकी शिनाख्त बनी हुई थी। क्या बात। और अपना एक सर्कल मैंने टाइम बहुत ही ज़बरदस्त। हम एक छोटा सा वक्फा लेके वापस आते हैं और फिर आपकी इस गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। जी हाँ। अच्छा, मेरे दिल में एक बात आ रही है कि अच्छे लोगों की बुरी बात ये होती है कि उनसे बातचीत करते हुए वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो वसी साहब, अब आपकी ये बड़ी बुरी बात है क्या आपसे बातचीत करते हुए, कम से कम ये बात आपकी तो अच्छी हो गई ना वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। प्रोग्राम बिल्कुल इख्तितामी मरहले में दाखिल हो रहा है। मैं चाहूँगा, ये जो मेरे सामने नावल रखा हुआ है जिसके 2 मुख्तलिफ़ टाइटल मेरे हाथ में हैं और मैं ये स्क्रीन पे भी दिखाना चाहूँगा, तो अब ये जो नावल है अख्तर रज़ा सलीमी साहब का, जागे हैं ख्वाब में, 1001 टाइटल आपने बनाए और हर जिल्द का अलग जो है उसकी टाइटल, यानी जिसने भी ये नावल ख़रीदा उसने, यानी ये पेंटिंग भी मिली उसको बिल्कुल। और ये किस तरह हुआ? और ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कहीं इसका कोई इंदराज करवाया आपने? मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना कभी इस तरह। हुआ ये असल में कि ये जब नावल उन्होंने लिख लिया था, मुझसे टाइटल का कहा, तो वो टाइटल का मैंने उनसे ज़रा सी जिद कर ली कि 1001 बनाएंगे ना। 1001 छपरा ही है आपका नावल, 1001 मुख्तलिफ टाइटल। तो उनको भी ज़रा सा कुछ वो हुआ कि यार समझे होंगे मजाक कर रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, फिर दूसरे एक कितना टाइम लगेगा 1001 कोई वो। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने जो है उसको कर डाला और तकरीबन 6 महीने उन्होंने इंतज़ार भी कर लिया। किताब बिल्कुल ही छप चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप करें फिर जो करना है। तो 6-6.5 महीने इस पर लग गए मेरे ना। और कतई जो है जहन में मेरे कोई कमर्शियल सोच आई नहीं इसके मुताल्लिक़। मैंने कहा बस ये काम कर लेते हैं ना इस तरह का। तो जब वो सोच नहीं आई ना, तो उसकी वजह से जो है ना मैं इसको आगे बढ़ा नहीं पाया उस लम्हे में। लेकिन जब इसकी लॉन्चिंग हुई है और वहाँ पर वो जमाल शाह साहब जो हैं, उन्होंने भी कुछ इसके बारे में बात करी थी टाइटल्स के हवाले से, और भी दीगर जो थे, तो वहाँ पर एग्जीबिशन भी कर दी थी हमने टाइटल्स, यानी बुक लॉन्चिंग और एग्जीबिशन साथ साथ हुई। तो वहाँ पर एक साहब ऐसे थे जो कि वो कश्मीर के कोई वज़ीर आज़म के मुशीर वगैरह थे। उन्होंने ये इशू उठाया उस वक्त अपने डाइस के ऊपर कि यार ये इसके लिए गिनीज़ बुक की तरफ ये होना चाहिए। तो उस वक्त मेरे भी जहन में आया कि वाकई क्या कोई इतना बड़ा का ऐसा काम हो गया कि गिनीज़ बुक में जाए। लेकिन फिर भी मैंने कहा यार गिनीज़ बुक और वो इस तरह के मुसव्विरी क्या ये आपस में कोई चीज़ें ले, तो फिर भी मैं खामोश रहा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों और मज़ीद इसके ऊपर लगे रहे, लेकिन उनको भी नाकामी हुई, मुझे भी नाकामी हुई। पता नहीं क्या गिनीज़ बुक वालों ने जो है वो हमें बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अच्छा। और जबकि मेरे पास में इसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सब मौजूद थे उस अंदाज से कि जब मैं काम कर रहा था तो इत्तेफाक से जो खींचते रहते हैं ना लोग बाग खींचते रहते हैं, वो तस्वीरें मौजूद थी, तो कोई वो नहीं था। ये मैंने 1001 बनाए और 1001 ओरिजिनल पेंटिंग्स के टाइटल हैं, डस्ट कवर जो है, और वो किताब के साथ में जो है वो बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। अब इसके ऊपर मेरे ख्याल से अब बात आगे कैसे पहुंच सकती है, तो अब मैं तो ये काम बात ऐसे आगे पहुंच सकती है जितना मैं समझाऊं कि ये काम हमारी हुकूमत का है, हमारे सकाफ़ती शोबे का है, कल्चरल मिनिस्ट्री का है, कि अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और यकीनन देख रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं हुकूमत की कोई बुराई करूँगा तो नोटिस आ जाएगा, इसका मतलब है देख रहे हैं, तो ये देखें, इसको भी देखें, अपने आर्टिस्ट को
प्रमोट करें, उसके काम को फ़रोग दें, बैनुल-अक़वामी सतह पर लेके जाएं। अब आर्टिस्ट अगर मार्केटिंग भी करने लग जाएगा तो फिर वो आर्ट कब तख्लीक करेगा। तो ये यकीनन हमारा यकीन है, और हम सब मीडिया के दोस्त भी जिस कदर मुमकिन हुआ आपकी इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएंगे और इसको दूर तक पहुँचाएँगे। थैंक यू जी। तो अब मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं, क्या किस नौइयत का काम हो रहा है? ये जो है मुस्तकबिल में मेरे ख्याल से ये वो शोबा है जिसकी बाकायदा कोई प्लानिंग करके अगर चला जाए ना तो नहीं हो सकता। तो वो नहीं हो सकता। ठीक तो है। बस मूड पे है। हाँ जी, मूड के ऊपर है। मूड के अभी वैसे पिछले दिनों मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी अच्छा। लिख रहा था। वाह। और वो कंप्लीट हो गई है। हाँ, इंशाल्लाह ज़बरदस्त। ये कोरोना के से ज़रा सा निकल जाए तो फिर उसको वो फिर चले लेकर आएंगे। इसकी आपको पेश की मुबारकबाद। थैंक यू जी। थैंक और आपकी ऑटोबायोग्राफी आ जाए तो फिर आपसे लाइव पेंट भी कराना है और बायोग्राफी के इंशाल्लाह इक़्तिबासात भी सुनने हैं आपसे। यू। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बिल्कुल। तो उसके कितने टाइटल बनाएंगे आप? टाइटल उसका कोई टाइटल नहीं होगा ना। वाह वाह, सही बात है। वो तो आपकी जो उसमें ज़िंदगी की कहानी है जी, वही तय करेगी उसका टाइटल। वो बहुत ही हाँ वो कहानी है। और वो कहानी भी कुछ इस अंदाज से है जैसे कि कोई नॉवेल चल रही हो ना। तो मुझे वो जो वैन गॉग के पे बाद में लिखी गई थी, किसी और ने वो उसकी सरगुज़श्त जो थी वो जो है उसका नाम रखा था उन्होंने लस्ट फॉर लाइफ। अच्छा। मेरी जो नॉवेल है उसका नाम है फियर्स ऑफ लाइफ। वाह। ज़िंदगी का खौफ। तो ज़िंदगी का खौफ नहीं है, ज़िंदगी के कुछ खौफ हैं। क्या बात है। तो वो चीज़ें उसके अंदर डिस्कस वाह। तो आपसे अब इजाज़त लेने का वक्त आन बहुत पहुंचा बहुत है। शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी चाय भी पिलाई और साथ में जो है इतनी इज्जत दी। उसका GTV का आपका सबका बहुत आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। और मैं अपने देखने वालों से कहूँगा कि देखिए, इस रिवायत को कायम कीजिए और इस रिवायत में अपना हिस्सा डालिए कि अपने आर्टिस्ट को उसकी ज़िंदगी में खराज पेश कीजिए, उसको अपनी अकीदत बताइए, उसको उसके काम को मानिए, उसे मान दीजिए, उसका एतराफ़ कीजिए और खुले दिल से कीजिए। और अगर आप आर्टिस्ट हैं तो भी आप अपने हम असर के काम को मानिए। यकीन कीजिए इस अमल से आपका कभी नुकसान नहीं हो सकता, आपको फ़ायदा ही होगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। जनाब। उम्मीद है कि आपसे जल्द फिर दोबारा मुकालमा करने की खुशनसीबी हमें हासिल होगी। और नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा इस उम्मीद के साथ कि आज वसी हैदर साहब की ये जमालियाती गुफ्तगू ने आपके ज़ौक़ की तस्कीन की होगी। अगले प्रोग्राम में फिर किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।